Hello, friends, and a very warm welcome to all of you. And like in the previous session, this time also we are taking up some more topics for current affairs, quick discussion, and we'll try to enjoy the whole thing so that the kind of pressure that we face in the examination, same kind of environment, if we're able to create while we are here, then it is definitely going to help us and it is going to help us to understand the nuances better. तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं, तो औशिक आप बताइए, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 क्या सिग्निफिकेंस है उसका? So Lahore Resolution 1940, first time it created the idea of Pakistan in 1940, and afterwards in या 1952 ये August कह सकते offer हैं given in crisp लाहौर in रेजोल्यूशन, India. Yes, लाहौर रेजोल्यूशन फर्स्ट टाइम कैसे बोलेगा? वो रेजोल्यूशन हो गया, वो तो मतलब कि आप कहिए फॉर्मली टू नेशन थ्योरी को बात किया है। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स की बात की जाए तो फॉर्मली हमने टू नेशन थ्योरी की बात की। अगर हम वैसे बात करें तो आप मुझे बताइए, जो मतलब फ्रांस में, अगर हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, और yes, आप sir. जानते हैं तो दो बातें बताइए। एक तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कई फर्स्ट हैं। फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से या वुमेन राइट्स के हिसाब से आप इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो कैसे पाते हैं उसको? So India is one of the early country that had given rights to women, right in starting from 1951 onwards, whereas other countries got rights regarding the vote for women afterwards. But France is unique because it has included right to abortion into its हम्म। constitution. That is different. दिस इज, यस India राइट। तो in the 1960s में abortion illegal था, लेकिन over the years due to the changes in society and modernization it has been included under 1971 MTP Act and उसके अभी 20 तो India. वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के आर्टिकल्स बताइए। Yes, it is Article 14 right to equality, 21 right to life, 15 and 16 regarding um, non-discrimination and even the positive affirmation in the employment. और And बोलिए, और बोलिए। that is specific to the constitution, sir. लेकिन apart from that, there are several acts. तो नहीं नहीं, acts पहले is कॉन्स्टिट्यूशन में बोलिए, डीपीएसपी में बताइए। DPSP से 43 B है regarding equal wages and 39 है I think. हम्म। नहीं sir. तो थोड़ा सा हम देख लेंगे, कोई वरी नहीं, बट आई थिंक गुड ट्राई। मानसी, वांट टू से समथिंग ओवर हियर? No, sir. पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स किस हद तक आज के समय में कामयाब हैं और उनकी क्या वैल्यू है, बताइए। Yes sir. Still India do not have a exact poverty line definition. That is why we need certain kind of integration of both the international standard as well as national standard that is given by the Tendulkar Committee. हम लोग दो पॉवर्टी लाइन देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक के, IMF के, बाकी सबके, लेकिन एक नेशनल पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। एट द सेम टाइम सेकेंड एस्पेक्ट है कि पॉवर्टी लाइन वी आर डिमाइनिंग इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर स्टेट्स बिकॉज हर एक स्टेट के GDP इज डिफरेंट एज वेल एज लिविंग कॉस्ट इज डिफरेंट। एट द सेम टाइम क्या पॉवर्टी के अंदर में एजुकेशन इंक्लूडेड है, क्लाइमेट है, वो अभी तक इसमें नहीं बात होता है। कैलोरी सिर्फ बात होता है, वेजेस बात होता है, बाकी जो एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी है वो इंक्लूडेड। आई थिंक सर इट इज जो पॉवर्टी लाइन है इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में और भी एस्पेक्ट है जो पॉवर्टी लाइन में। तो बात तो सही है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करते हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज इंटरलिंक्ड है, तो उसमें अगर आप कुछ कहना चाहें कि उसमें कैसे करेगा, क्या और चाहिए? तो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी हम्म। है सर। तो जब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक जो नेसेसिटी है वो तो पूरा होना चाहिए। दैट इज गिवन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। फिर आप सब्सिडीज दे रहे हैं, मुद्रा हो गया, बाकी एट द सेम टाइम
जो अदर एस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, उसमें भी, और फिर सोशल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल, स्किलिंग हो गया, वो भी अगर काम करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे, तब भी पॉवर्टी अचीव कर सकते। तो दो एस्पेक्ट होता है पॉवर्टी का सर, एक बेसिक नेसेसिटी एंड अदर इज इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करना चाहिए। ओके, अगर एक लाइन में हम पूछें आपसे तो हाँ बोलो मानसी। सर जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैलकुलेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या वो रियली मल्टी डायमेंशनल है आज के सेंस में, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? जैसे हमने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया कि वुमेन पॉवर्टी या फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, तो इन एरियाज हम्म, को ट्रैक करना चाहिए, या जेंडर पॉवर्टी की हम बात कर सकते हैं, हम्म, अपार्ट फ्रॉम जो हम्म, बेसिक नेसेसिटीज है, या इंडिया में जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो कंजम्पशन बेस्ड है, ऑफिशियल जो होना चाहिए वो थोड़ा और ब्रॉड होना चाहिए। औशिक आप बताइए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल उसका नाम क्या है, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, और उसके तीन चार एप्लीकेशन। का नाम RDTV है, रियूजेबल लॉन्ग लॉन्च व्हीकल। और पहली बात है, इसको यूज कर सकते हैं फॉर द स्पेस पर्पसेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशन, कि कोई भी जो वी नीड टू सेंड सम काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पेस एयरक्राफ्ट टू द मून एज वेल एज इन मार्स, तो उसको रीयूज कर सकते हो वापस। फॉर एग्जांपल स्टारलिंक और एलन मस्क के जो स्पेस एक्स है, दे टॉक अबाउट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसरो एप्लीकेशन। हाँ इसरो सर, बात इसरो, कर सकते हैं। इसरो SSLV का बात करते हैं। पुष्पक क्या है, व्हाट इज पुष्पक? पुष्पक, आई हैव टू सी हाँ, सर, सीखा ना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल या पुष्पक, तो रीयूजेबल पे फोकस क्यों है, व्हाई फोकस ऑन रीयूजेबल? यस सर, तो दो एस्पेक्ट इसके सर। पहला है कि when there is a reusable launch vehicle, then the cost of sending satellite becomes very affordable, cheaper for the वन पॉइंट। smaller. पहला। सेकंड would be कि जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस, तो रीयूजेबल करने से वी नीड लेस मटेरियल, में लेस अदर काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस और सर थर्ड हम बोल सकते हैं, इट विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्पेस डेब्रिस आल्सो। एंड स्पेस टूरिज्म में, कि वापस आप सेंड किए, वापस आए, फिर सेंड किए, तो स्पेस टूरिज्म प्रमोट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म। ओके, अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेस्ट, so can you tell me two three institutions linked with nuclear waste, and what are the disposable methods we are looking forward, और उसका न्यूक्लियर वेस्ट का क्या हार्म हो सकता है? Yes, sir. So only one institute I am able to recall, BARC, NPC, उसके बाद I have to see sir. And regarding nuclear waste, कि कैसे सो यूज, इंडिया uses 99% nuclear waste because it can be unspent fuel can be reused into the प्रोसेस। fuel, processed, yes. So and harmful effect nuclear waste is local biodiversity, radioactivity, it can seep the water, groundwater, it can create a problem for the local human habitation. And the nuclear waste can be also smuggled if not created properly to the enemy country, तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। ओके, इंडिया में आर्सेनिक कंटेमिनेशन कहाँ कहाँ पर है, वो एरिया बताइए, और क्या करना चाहिए उसके लिए। आर्सेनिक कंटेमिनेशन पहली बात तो क्यों होता है, आप ये जरा बोल दीजिए, और कहाँ कहाँ पर इंडिया में जोन है, क्या उसके हॉटस्पॉट्स हैं, और उसको कैसे रोका जा सकता है? So arsenic contamination is due to the use of several elements in society. For example, pesticide, even in basic manufacturing industries, paper, pulp industry, tannery, etc. It is a very important source of arsenic. Then, तो व्हाट, हाउ इट in- हैपेंस, लाइक सॉइल yeah, कंटेमिनेशन होता है, क्या होता है? हाँ। soil contamination, it also contaminates the groundwater, and it हाँ। is a secondary pollutant also. So it reacts with other kind of metal and even fat molecule, and it gets accumulated. That is why it is bioaccumulation भी उसका रोल करता है। इन जोन अगर तो इंडिया में झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और फिर यूपी उस तरफ में, तो एक ईस्टर्न, ईस्टर्न जोन मेन होना चाहिए आर्सेनिक पोल्यूटेंट में। कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो सोर्स मटेरियल है
पहला उसी पे फोकस करेंगे। एसटीपी शुड बी मैंडेटरी और टेक्नोलॉजी यूज कर सकते सो दैट आर्सेनिक इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एज वेल। सेकंड, मिटिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन या बायो मिटिगेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं और बाकी तो वो अगर एल्गी प्रेजेंट है इवन इन ग्राउंड वाटर और वाटर बॉडीज दे कैन सोक अप द आर्सेनिक। तो भी एक एक्सपेक्ट है। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग एज ए इंडिकेटर स्पीसीज थे कि उसकी जो स्किन है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू आइडेंटिफाई कि वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं पॉल्यूटेंट। तो वैसा कुछ अगर बायो मेथड से यूज कर सकते तो वो एक सोल्यूशन है। सिंगल यूज प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक क्राइसिस इज देयर इन इंडिया इन वन वे। सिंगल यूज प्लास्टिक क्राइसिस, so tell me the ways to combat it. Legislative measures, tell me legislative measures, institutional bodies, and plan of action क्या होना चाहिए? So single use plastic is a it is very detrimental for humanity as well because it impacts generation, it impacts biodiversity, everything. So how to curb it? So first all legislative action should be plastic waste management rules act under in that EPR mechanism hai. With regard to the private bodies they can establish STP, they can ensure है that क्या है क्या ऐसा कुछ है? लेजिस्लेटिव मेजर्स का नाम बताइए, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का। the national plastic waste management rules 2016 अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। एट द सेम टाइम मैकेनिज्म आया था उसमें, तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेट लेवल का भी सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड एक्चुअली इन एवरीवेयर, बट देन अकॉर्डिंग इट इज आल्सो यूज्ड स्टिल बिकॉज़ इट इज मोर अफोर्डेबल, चीपर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट अभी है नहीं। So दैट इज उसकी मोर। जो हाँ और legislative change अगर जो मॉल के अंदर जाते हैं तो ऑल्टरनेटिव 10 रुपए में दिया जाता है, 25 रुपीज में दिया जाता है बैग, तो कोई चाहता नहीं है 25 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने में। तो वो एक एस्पेक्ट, तो कॉस्ट पर इम्पोर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव का प्रॉब्लम है। दूसरा कि टेक्नोलॉजी इसको इंटीग्रेट करना चाहिए दैट कैन क्रिएट कि आप कैसे प्लास्टिक बना सकते हैं फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल सीवीड, फॉर एग्जांपल पेपर बैग हो गया, या फिर और भी हो सकते हैं जो उसको यूज कर सकते हैं सिंगल में। अवेयरनेस एट द वेरी ग्रास रूट लेवल कि सिंगल यूज प्लास्टिक गलत है, ऑल्टरनेटिव क्लॉथ बैग को यूज कर, लेनिन क्लॉथ को यूज करिए। So I was saying कि जो लेजिस्लेटिव चेंज हुआ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, उसमें यही है कि थिकनेस ऑफ प्लास्टिक को हमने इंक्रीज कर दिया टू 75 माइक्रॉन्स और 120 माइक्रॉन्स। सो वो प्लास्टिक मार्केट में यूज होना चाहिए क्योंकि उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इतने नहीं है और वो उसको हम रीप्रोसेस रीयूज भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या कौशिक मुझे बताइए, जो नाइट्रोजन इसी कॉन्टेक्स्ट में है, वैसे डायरेक्ट नाइट्रोजन पोल्यूशन जो होता है, नाइट्रोजन पोल्यूशन जो है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताइए कि उसको नाइट्रोजन पोल्यूशन के कारण बताइए पहले। टेल मी द रीजंस फॉर नाइट्रोजन पोल्यूशन। yes the nitrogen pollution is both from human activity as well as nature oriented. Human activity, it is by the industries, vehicular pollution, NOx, NO2 etc, agriculture, pesticide, and at the same time natural में कैसे होता है, तो from the volcanic activity and even जो VOC it gets formed due to the clouds, stratospheric clouds के कारण भी नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है। तो remove it ऐसे because nitrogen pollution itself is a pollution and it acts as a यूट्रोफिकेशन भी है, वी कैन से यूट्रोफिकेशन। और जो आपका मैरीन या एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, उसमें जो एरिया होता है जो मतलब डेड हो जाता है, जहां पर कम ऑक्सीजन होती है, सॉइल इरोजन, दीज आर द, और इवन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, दे ऑल विल बी टू एंड नाइट्रस ऑक्साइड अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। yes एंड देन ह्यूमन बॉडी पे तो इम्पैक्ट है ही। आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड के जोखिम है अपने, जो हमारा जो मतलब नर्वस सिस्टम है, और बाकी तो आपने बता ही दिया। तो इंडिया ने कुछ किया है क्या इसके लिए? इंडिया ने कुछ किया है, बताइए सर। नाइट्रोजन ब्रॉड में से इंडिया ने लिया सर, क्या लिया? yes sir, but we are talking about कि removing nitrogen from the atmosphere
by using of more kind of legumes or even nitrogen fixation bacteria उसको भी use कर सकते हैं. Second would be कि moving towards the EVs so that the vehicular pollution gets reduced. वो एक एस्पेक्ट है सर. एक ऐसी चीज बताइए जो मतलब कि हमने, हाँ वेरी गुड, हाँ नैनो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया हमारा एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है, वो भी आपको पता है, आप उसको लेके आइए. नैनो यूरिया से हमने कोशिश की है लॉन्ग टर्म के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वी आर ट्राइंग कि इससे हम लॉन्ग टर्म में नाइट्रोजन पोल्यूशन, क्योंकि यूरिया में जो सबसे अधिक मात्रा अगर आप कहेंगे तो नाइट्रोजन की होती है, अराउंड 46%. तो नैनो यूरिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो गुड ट्रैक, ओके दैट्स फाइन. देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं और उनका एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल है, जल्दी से बताइए. So primary agriculture credit society, it is directly dealing with the farmers at a very grassroots level. They give credit at an affordable cost, and at the same time, it is a kind of a it is kind of a cooperative, it is a kind of a body that makes available the technology, loans, credit, and even insurance to the farmer. तो लास्ट माइल डिलीवरी जो फार्मर को देता है वो PACS करता है. तो इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अंडर सोसाइटीज एक्ट. क्या कह रहे हैं? So it is not a statutory body, it is under the Societies Act. You want to add something, Mansi? नहीं सर, ये डिफाइन किया जो बेसिक लास्ट माइल सर्विसेज एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हमने बैंक के पर्सपेक्टिव से ओपन किया था, तो एग्रीकल्चर के लिए PACS है. ओके ओके, that's not a problem. TIPA, what is TIPA? Elaborate it and tell me its significance. TEPA, TIPA. ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को टीपा कहते हैं. ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हाँ, विद स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अदर कंट्रीज. तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फर्स्ट, यस यूरोपियन, दैट इज नॉट प्रेजेंट. यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री नहीं थे उनके साथ टीपा है, तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज कि पहली बार है जिसमें एक क्लॉज है जिसमें दे हैव टू इन्वेस्ट $100 बिलियन फॉर नेक्स्ट 15 ईयर, जैसे 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे. तो पहला है इसमें. एंड सेकेंड टाइम की इन जो नॉर्वे और बाकी लोग के लिए जो पेंशन फंड है 1 ट्रिलियन वो इंडिया में इन्वेस्ट होगा. तो FDI के लिए खुलेगा, इंडिया के लिए अवेन्यूज खुलेगा. प्लस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी जो स्विट्जरलैंड के पास है, नॉर्वे के पास है, वो आ सकते हैं, तो वो इंडिया में आ सकता है. हम लोग फिर जो हाई हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो गया रिगार्डिंग आर्टिशन से लेकर के वेजिटेबल, फ्रूट्स, बाकी सब हाई हॉर्टिकल्चर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इम्पोर्ट कर सकते हैं चॉकलेट और बाकी सब जो स्विट्जरलैंड है आगे से. तो इम्पोर्टेंट है नॉर्मल. ओके, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं फाइनेंस, एग्री, डिफेंस, और एक और हो सकता है इट इज ए गेटवे टू साइनिंग FTA फॉर EU, ये बोल सकते. ओके, इंडिया का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट है, वो जो पॉलिसी है, उसमें इंडिया का क्या उसमें वो है? कैन यू थ्रो लाइट ऑन जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PLI स्कीम जिसको हम कहते हैं, इसको कैसे और ज्यादा ज्यादा सुटेबल और ज्यादा उसको आई शुड से ज्यादा इंसेंटिव, जैसे नाम ही उसका वो है, हम कैसे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग या कैसे उसको ज्यादा सुटेबल और कैसे उसको ज्यादा आई शुड से हाउ वी कैन बी मेकिंग इट मोर अलाइन्ड with what are the dreams and what are our goals of making India as a manufacturing hub. Yes, तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में PLI के लिंक से आप क्या कहना चाहते हैं? और इसमें ये भी बताइएगा कि चाइना से इंडिया को FDI लेना चाहिए कि बिल्कुल ही बंद हो गया है कि नहीं लिया है, क्या है पोजीशन? So first is कि इंडिया में जो PLI, it is catering to the creation of the
semiconductor base in India, specific in the Moregaon, Assam, then Sanad, Gujarat, and even Dholera, Gujarat, with the help of private body, that is Tata Steel, Tata Group, and signing MOU with Taiwan TSMC. तो कैसे उसको बना सकते हैं, इट इज अलाइन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश इन्वायरमेंट, लैंड एक्विजिशन हो गया, लोकल एबिलिटी ऑफ स्किल वर्कर, और जो 146 स्टेप होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, क्या वो अवेलेबल है, वो पूरा करना चाहिए. एट द सेम टाइम वी हैव टू यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी इन दिस area by signing MOU with Taiwan Institute as well as Indian Institute of Technology, और फिर जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में है उनके साथ. थर्ड वुड बी क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म अंडर द CCI, उसको इन्फोर्स करने तक इन्फोर्स कर सकते हैं. लेबर राइट्स का बात होता है सर. एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मॉडल है उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, जो भी तभी पूरा हो सकता है. तो और चाइना के हिसाब से बात करते हैं कि चाइना को हमें लेना चाहिए कि नहीं, तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं लेना चाहिए, बट वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट Chinese investment is not hampering our internal security as well as sovereignty of India. For example, जो हम लोग साइबर सिक्योरिटी या फिर एप्स में देखते हैं, because it was providing data to the Chinese establishment, Chinese administration, तो उसके लिए इंडिया हैड बैंड सेवरल एप्स. दैट इज वाई बाकी ये एरिया में अगर जहां पर देयर इज नो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वहां पर आप FDI ले सकते हैं. मतलब do you think it will be so easy to define it and so easy to divide it? Do you think so? Yes, it can be, because sir for example अगर इंडिया में कोई मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, Xiaomi मोबाइल है, अब Xiaomi जो मोबाइल है उसमें सिर्फ प्रॉफिट वो लेके जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंडिया में है, यहाँ पे लोग एडमिशन में लोग इंडिया के हैं, मैनेजमेंट में इंडिया के, वर्कर भी इंडिया में, तो क्वालिटी कंट्रोल आसान नहीं होता है. एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टमेंट उसका एग्री सेक्टर में या फिर टॉय सेक्टर में, तो उसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर हो सकता है. तो जो कुछ स्पेसिफिक जोन है जहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो ऐसा. तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है चाइना से या फिर हम FDI ले. तो अगर हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा बेनिफिट चाइना का है, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चर करके वी आर इंपोर्टिंग. सर Yeah, you can speak. I'm listening. हाँ जी सर. सो मैं यही बोल रही थी कि इंडिया अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करने की जगह हम FDI प्रेफर करते हैं चाइना से, तो एक चैलेंज यही होगा चाइना के पार्ट पे कि चाइना कितना उसको सब्सटीट्यूट करके FDI में ट्रांसफॉर्म करना चाहेगा, रादर देन क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो चाइना में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रही है, चाइना में ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं उस चीज के, एंड देन इट इज एक्सपोर्टिंग टू इंडिया. सो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी देखना पड़ेगा हमें. Okay. So Ashik, it's a separate question. It is not related with the current affair as such. Are you chasing money or you are chasing status? So I'm chasing happiness, because money and status can be achieved via skilling, and happiness Okay. only Hmm. for dedicated hard work, and even So you are, can we say you are chasing happiness by being happy or by being, looking forward to happiness? so by being happy, because it is very important to work as well and to perform better, It is important to work as well. It is important to be happy. What are you trying to say? because it is very important to be happy so that the work output gets maximized. Oh, अच्छा, तो ये बोले हैं. ठीक. What are the growth lessons India can learn from Asian giants? Like Asian giants, if I say Japan, South Korea, Taiwan, what are the growth lessons we can learn from them? Growth lessons. Because India aims to become a developed country by 2047. Yes, sir. Uh, The first lesson is not to open in whole capital sector 100%. For example, capital convertibility was
100% for Vietnam, even in Thailand, etc., that faced Asian financial crisis in 1997. So first, second would be skilling of the workforce, labor. That is very important. Without manufacturing base, we cannot become $5 trillion economy. Manufacturing base is must for the demographic dividend. And third would be regarding export oriented, and that would be very specific to the country. FTA sign करना होगा. And fourth would be focusing much more on basic lifestyle. For example, urban governance, rural, as well as health, education, etc. And fifth most important thing is being a part of the regional bloc, जो इंडिया अभी नहीं है सार्क में. सार्क इज नॉट साइनिंग FTA, लेकिन एशियन के पास अपने एशियन है, एशियान है जो इंडिया के पास नहीं है सार्क. आप दो पॉइंट और बोल देते जो अभी आपने पहले भी बात की थी. व्हाई यू आर नॉट ब्रिंगिंग द बजट दैट हैपेंड रिसेंटली कि उसने भी मैन्युफैक्चरिंग को वैसे ही राइट डायरेक्शन में प्रमोट किया. पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हमने बात किया, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है. और एक पॉइंट आप और बोल सकते हैं कि इक्विटी मार्केट, इंडिया का इक्विटी मार्केट्स का ग्रोथ भी वैसे ही अभी हो रहा है या होने की डायरेक्शन में है, जैसा कि हम इन कंट्रीज का देखते हैं. हाँ सर. तो मानसी, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस पॉइंट्स? हाँ जी सर, मतलब उसको कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में भी उस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं. What India has to learn, as a how far do you agree? मतलब कि हाँ इंडिया भी is moving towards that is asset. It's okay. One question when we think of like जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है इंडियन सिटीज में, कैन यू मैप दैट? What is the mapping according to you of the groundwater crisis in India? And what are the roles of institution? कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या रोल है और होना क्या चाहिए? बस इतना बताओ, होना क्या चाहिए, क्या रोल? Yes, sir. So mapping of India is very skewed towards the western and northern centric, and even in southern. For example, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Marathwada, then below Kerala, upper part of the Kerala, then Chennai, around surrounding region, Bengaluru, and even in Eastern Bloc. But Eastern Bloc has certain kind of surface water because of Gangetic Plain, because of perennial river that is missing in the southern country. But at the same time, groundwater is pure water that is from the groundwater is hampered due to the presence of fluoride, arsenic, etc. तो ये मैप हो. एंड इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग सेंट्रल वाटर इंस्टीट्यूट, एक सेकंड वुड बी आपको सारे कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, और बोलो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बोर्ड. हाँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, करेक्ट. और बताइए. इंडेक्स इज आल्सो देयर, सेपी, ग्राउंड वाटर इंडेक्स, समथिंग नीति आयोग का एक सर. एक और बोलो. व्हाट अबाउट इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी है नागपुर में. और बोलो. एनजीटी भी आएगा, एनजीटी. हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका भी रोल है. हाँ, ठीक बात है. और बोलिए. और आप जो एक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और एक्ट में प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, आप जो भी ला सकते हैं. मतलब आप जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का जैसा लेके आना है, अभी हो जाएगा. वी आर जस्ट इन द फर्स्ट. वाटर कमीशंस भी हैं. हाँ, तो जैसे इन्होंने बोल दिया हो तो अच्छा. ओके. अगर मैं बात करूं इंडिया में जो इन ऑर्डर टू प्रमोट आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और उनका क्या रोल है? Yes, sir. The promotion of art and culture, Sahitya Academy, India. Then Sahitya Academy of India, sir. National Sahitya Academy. हाँ, National Sahitya Academy. Second would be India. Third, INTAC, INTAC, CTACH. INTAC का फुल फॉर्म? I cannot recall exactly. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज. आपने बोला तो इंटैक्ट. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इंटैक्ट. संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी जैसे संगीत
नाटक एकेडमी भी है। यस सर। और बोले Some इंदिरा गांधी नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट, वो सब नेशनल स्कूल है कि नेशनल सेंटर है? सेंटर ऑफ आर्ट। center. अच्छा, IGNCA। Hmm. और उसके जो सामने ही है आर्काइव ऑफ इंडिया। डिजिटाइजेशन ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल, क्या क्या डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडिया, तो उसी के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करो वो इंदिरा अभी गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सामने आर्काइव्स ऑफ इंडिया है। आर्काइव्स ऑफ नेशनल इंडिया, NID होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, ड्रामा, हाँ कुछ ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है भाई, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। NSD। अभी मनोज वाजपेयी सुन लेगा ना, तो तेरे को अभी आके तेरे कंप्यूटर में से निकल के तुझे गोली मार देगा वो, कि हमारा आल्मा मैटर को आप इंस्टीट्यूट बना दिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, म्यूजियम ऑफ मैन इन भोपाल, म्यूजियम ऑफ मैन है भोपाल में। म्यूजियम दिल्ली, हाँ, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। नेशनल म्यूजियम तो अभी हो ही रहा है। ठीक है, तो मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू आएगा इधर, यूनिक ही है, आएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके आसपास इतना सही हमें उसको रखना है। और उसका पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड के एक दो नाम पता होने चाहिए, किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। कला और एकेडमी है सर, हाँ, क्या साहित्य कला एकेडमी है, साहित्य साहित्य नहीं, कला अकेडमी, हाँ, हाँ संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य कला एकेडमी, ये सब है। तो my next question pertains to like with respect to STEM, STEM, that is फुल फॉर्म बताइएगा STEM का। STEM के कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लाइफ का पार्ट बना सकें। yes sir. So full form STEM is science, technology, engineering and management. And what ecosystem needs to be हाँ created? हाँ, Mathematics. वही। अब आप ये सोच के बोलिएगा कि हम कैसे उसको रेस को लीड करें। यूएस तो ऑलरेडी लीड कर रहा है, यूएस इज Artificial लीडिंग एआई रिसर्च को ऑलरेडी लीड कर रहा है, और Yes. हम लोग तो अभी वहां नहीं है। इंडिया का बजट ही बहुत थोड़ा है, इंडिया का बजट अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर है, जबकि यूएस का जो बजट है वो हमसे डबल है। और चाइनीज तो पूछो मत, चाइनीज तो 40 बिलियन तक अपना 40 बिलियन तक वो कर रहा है। तो हमें क्या करना है इस रेस को लीड करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर और अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टीट्यूशन, हमें क्या करना है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो आपने स्टेम बोला, उसमें हमें क्या करना चाहिए, बताइए। Yes sir. First is we have to perform where um, we are having strength. For example, graduate में हम लोग highest है वर्ल्ड में, as compared to 1,50,000 ग्रेजुएट, एज कम्पेयर टू कि हम रिसर्च पेपर कम है एज कम्पेयर टू चाइना एंड US। तो ग्रेजुएट अगर ज्यादा का साइंस एंड टेक का है तो फिर आप वो कंपनी के अंदर में भेजा सकते हैं जॉब करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर वी कैन क्रिएट ओन मॉडल। फॉर एग्जाम्पल कृत्रिम, ओला बना रहे कृत्रिम में, इट इज कम्पीटिंग विथ गूगल मैप, इवन मैप माई इंडिया वो भी हेल्प कर रहे हैं विथ रिगार्डिंग टू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैपिंग ऑफ होल इंडिया। इसको फिर यूसरो के साथ जोड़ देंगे। तो ग्रेजुएट का रोल उसमें आ जाता है। सेकंड वुड बी रिगार्डिंग ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो टॉप लेवल IITs हो गए, फिर NITs हो गए, इवन स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पर डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से डिग्री होना चाहिए। जो अभी ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिग्री होना चाहिए, दैट विल हेल्प। एंड थर्ड वुड बी रिगार्डिंग क्रिएटिंग ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें सिविल सोसाइटी, इसमें प्राइवेट बॉडी, इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा जिसमें प्राइवेट बॉडी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के भी लोग होंगे जो एथिकल AI, फिर एक अनबायस एल्गोरिदम उस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे डिफेंस में होता है IDEX प्लेटफॉर्म है, वैसे AI का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म होगा कि आप ऑटोमेटिकली बात कर रहे विद रिगार्डिंग टू द फ्रेमवर्क फॉर AI, जो अभी इंडिया में मिसिंग है। EU का AI वैसे ही तो ये तो जैसे इसमें ये बोल सकते हैं इंडिया के पास एक एडवांटेज ये है कि मार्केट इंडिया है उसके लिए, मतलब USA में चाहे जो डेवलपमेंट्स हो रही है, अल्टीमेटली जो लार्जेस्ट मार्केट बेस है वो इंडिया है। ये की एडवांटेज हमारे पास है। सेकंड हम बोल सकते हैं जो MNCs हैं इंडिया में, या फिर जो हम बात करते हैं कि इवन जो इंडिया में CEOs हैं, इंडियन CEO ज्यादा हेड करते हैं MNCs को इवन वर्ल्ड ओवर। सो दैट कैन ऑल्सो बी लाइक इंडिया ड्रिवन ही हो सकते हैं एक तरीके से वो भी। और दो एस्पेक्ट है आई विल हाईलाइट।
कि सर्विस में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं, तो सर्विस के जो एक्सपर्टीज है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग कम चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड है वो। एंड सेकंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेसिक सेमीकंडक्टर एनवीडिया टाइप कंपनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि तभी लैंग्वेज रिलेशन हो सकता है, सब चीज बना। तो एनवीडिया टाइप को क्रिएट करना, उसी के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए, जो हम लोग काम कर रहे हैं। Good. So, if you are given a chance that you are going to live only one day, what would you love to do? So I will try to connect, talk to my all my friends, family, and even my mentor, everyone, so that I will spend my days very heartedly happily. अगर सर एक ही दिन में मेरा आंसर ये होगा कि आई विल बी स्पेंडिंग माय डे एज यूजुअल, जैसे मैं डेली स्पेंड कर रही हूँ। Good answers. Both are wonderful answers. I am proud of both of you. And I wish all and everybody who is watching, spreading the good news, spreading the ideas, everybody must get success through professional and dedicated hard work. Thank you very much. Wishing all of you all the best.